2020 की स्टार्टिंग में चाइना एक वायरस को आइडेंटिफाई करती है जो कि बहुत ही इन्फेक्शियस होता है। चाइना के अकॉर्डिंग ये वायरस उसके वुहान सिटी के वेट मार्केट में बिक रही चमगादड़ से ह्यूमन में आया था। इस वायरस को प्रॉपर्ली समझने से पहले ही वायरस सभी कॉन्टिनेंट्स की मेजर सिटीज़ तक पहुंच चुका था। फरवरी की स्टार्टिंग में ये वायरस इंडिया में भी कुछ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के थ्रू आ चुका था जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था, लेकिन ये वायरस ह्यूमन बॉडीज़ में बिना सिम्टम दिखाए रह सकता था और कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आने वाली अदर ह्यूमन बॉडीज़ में ट्रांसमिट हो सकता था और इसीलिए ही ये इतना डेंजरस भी था। मार्च 2020 तक इंडिया में अराउंड 500 केसेस हो चुके थे और इटली, स्पेन एंड यूएसए जैसी कंट्रीज़ हज़ारों एक्टिव केसेस के साथ कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बन चुके थे। और यहाँ इंडिया में वायरस के फैलने के डेंजर को समझते हुए पीएम नरेंद्र मोदी मार्च 25 को पूरे भारत में रात 12 बजे से बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा देते हैं, जिसमें लोगों के घरों से निकलने पर रोक लगा दी जाती है। और इस स्ट्रिक्ट सडन लॉकडाउन का ये साइड इफेक्ट होता है। कोरोना काल में सबसे डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। शहर शहर लॉकडाउन लग रहा है। कई शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। मुंबई में भी नाइट कर्फ्यू जारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में पलायन करने की खबरें और तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। लोग कंप्लीट लॉकडाउन की आशंका से डरे हुए हैं। 2 महीने से यहाँ पे पड़े हुए हैं। 2 महीने से बच्चों को क्या खिलाएंगे? यहाँ पे काम धंधा था, मजदूरी है, काम धंधा कर लेते, रोज बच्चों को खिला लेते। अब यहाँ पे 2 महीने से कौन दे रहा है हमारे लिए? वो कोई नहीं दे रहा है। घर में क्या देते हैं, सरकार दे रही, वो दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है बच्चों। इंडिया में लाखों लोग अपना पालन पोषण करने के लिए अपने घरों से दूर शहरों में काम करने के लिए जाते हैं, जहां ज़्यादातर अपनी रोज की कमाई से ही अपने परिवारों को पालते हैं। ऐसे में रातों रात सारा देश बंद हो जाने के कारण उनकी सारी व्यवस्था डगमगा जाती है। स्थितियों के और ख़राब होने और लॉकडाउन के बार बार बढ़ जाने से लोगों के पास बस एक ही रास्ता बचता है और वो था कैसे भी अपने घरों तक पहुंचना। ये माइग्रेंट वर्कर्स अप्रैल की तमतमाती धूप में भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र पैदल चल के पूरा करने लगते हैं। गवर्नमेंट बाद में इन माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घरों तक पहुंचाती है, पर तब तक 198 माइग्रेंट वर्कर्स इसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके होते हैं। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझना सही है, लेकिन गवर्नमेंट का काम सभी लोगों को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना है। गवर्नमेंट के पास सभी फील्ड्स के टॉप एक्सपर्ट्स होते हैं जो किसी भी कंडीशन में बेस्ट पॉसिबल सजेशन दे सकते हैं। ऐसे में लाखों लोगों को अनदेखा करना एक रिस्पॉन्सिबल मूव तो नहीं माना जा सकता है। जून की स्टार्टिंग में लॉकडाउन खुलना स्टार्ट होता है, बट इन 2 महीनों के स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद भी केसेस अराउंड 2 लाख पहुँच चुके थे और अब तक 5000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी थी। बट फिर भी कंट्री की पॉपुलेशन को देखते हुए कंपैरेटिवली इंडिया ने वर्ल्ड की वेल डेवलप्ड कंट्री अमेरिका से भी अच्छी कंडीशन में इस वेव को हैंडल किया था। मिड सितंबर तक इंडिया फर्स्ट वेव के कोरोना केसेस में अपनी पीक पर था, जिसके बाद केसेस कम मिलने लगे थे। अक्टूबर तक कोरोना केसेस कंटिन्यूसली कम हो रहे थे। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इंडिया इम्प्रेसिवली कोविड की फर्स्ट वेव से निकल चुका था और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको कोरोना पर भारत की विजय घोषित कर दिया। 18% आबादी रहती है उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया। और इंडिया में वैक्सीनेशन स्टार्ट होने पर गर्व से वैक्सीन को ज़रूरतमंद देशों को भेजना सही समझा, जबकि इंडिया की 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करना ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा टास्क था। लेकिन इंडिया ने इसे वायरस का अंत मान लिया था और अब रिस्ट्रिक्शंस में भी थोड़ी थोड़ी ढील देने के बाद गवर्नमेंट ने लापरवाही बरतते हुए कोरोना के डेंजर को भुला ही दिया था। कोविड की फर्स्ट वेव में विक्ट्री डिक्लेयर करने के बाद गवर्नमेंट किसी भी वार्निंग साइन पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, ना ही प्रॉपर टेस्टिंग हो रही थी और ना ही गवर्नमेंट न्यू कोविड वेरिएंट्स एंड सिम्टम्स पर ध्यान दे रही थी। साथ ही गवर्नमेंट महीनों से घर पर फंसे बाहर जाने के लिए डेस्परेट लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले रही थी। कंट्री में शादियों का सीज़न आ चुका था जिसमें लोगों की गैदरिंग होने लगी थी। इसके साथ ही देश वेस्ट बंगाल में इलेक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें रूलिंग पार्टी अपनी पूरी दम झोंकने के लिए तैयार रहती है। इलेक्शन में मैसिव रैलीज को कंडक्ट कराया जाता है। लाखों समर्थक कोरोना संक्रमण की परवाह किए बिना इन रैलीज में शामिल होते हैं, जिसमें से कुछ रैलीज को खुद पीएम नरेंद्र मोदी लीड करते हैं। पूरे देश में केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे थे, लेकिन इंडिया अपने बिहेवियर को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था। इन सब गैदरिंग वाले फेस्टिवल और मैरिज सेरेमनी के साथ ही
गवर्नमेंट ने हर 3 साल में होने वाले कुंभ मेले को भी परमिशन दे दी थी, जिसमें करीब 35 लाख श्रद्धालु हरिद्वार में इकट्ठा हुए। ये सब तब हो रहा था जब कंट्री में ऑफिशियली अराउंड 1 करोड़ 25 लाख ओवरऑल केसेस और 1,60,000 डेथ्स हो चुकी थी। और अब इन सब सुपर स्प्रेडर एक्टिविटी के कारण भारत कोरोना की ऐसी तबाही को देखने वाला था जो शायद ही किसी ने कभी सोची होगी। Let's take you to India now, where a severe second wave of COVID-19 is threatening to overwhelm the country's health systems, leaving people fighting for hospital beds, oxygen and medicines. Many parts of the country. देश में इतने सुपर स्प्रेडर इवेंट्स होने के बाद इंडिया एक बहुत ही सीरियस कंडीशन में आ चुका था। अब कोरोना केसेस हर 10 दिन में डबल हो रहे थे। एपिडेमियोलॉजिस्ट स्टार्टिंग से ही इंडिया को लेकर कंसर्न थे। इंडिया एक हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाली कंट्री है और साथ ही कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम इतना कैपेबल एंड इक्विप्ड नहीं है कि वो इतने हाई स्केल पर इस वायरस के पेशेंट्स को हैंडल कर सके। मिड अप्रैल तक लोग हॉस्पिटल्स के बाहर एसेंशियल लाइफ सपोर्ट के लिए लाइन लगाए हुए थे। कुछ ही टाइम में कंट्री के डेंस पॉपुलेशन वाले एरिया के सभी हॉस्पिटल्स अपनी फुल कैपेसिटी तक भर चुके थे और कोविड पेशेंट्स की देश में सुनामी आ चुकी थी। और इस समय हॉस्पिटल्स में बेड मिलना किसी बड़ी चीज़ से कम नहीं था, बट हॉस्पिटल्स में भी कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए एसेंशियल चीज़ों की भारी शॉर्टेज थी। सारा देश ही वेंटिलेटर, बेड्स और मेडिसिन की शॉर्टेज से जूझ रहा था। कोरोना की सेकेंड वेव में कोरोना का म्यूटेटेड ज़्यादा रेजिस्टेंट और इन्फेक्शियस वेरिएंट इंडिया में स्प्रेड हो चुका था। ये वेरिएंट लंग्स को बहुत ही तेज़ी से डैमेज कर रहा था और इस सिचुएशन में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ सपोर्ट था। लेकिन शॉर्टेज और प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से पूरा मैनेजमेंट फेल हो चुका था। लोग किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन और ड्रग्स लेने के लिए तैयार थे। पेशेंट्स ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण अपनी सांसों के लिए जूझ रहे थे और मर रहे थे। लोग अपने बीमार रिलेटिव्स को लेकर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भटक रहे थे, पर उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। इस टाइम तक इंडिया में इन मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए पैसा अपनी वैल्यू खो चुका था। अमीर और गरीब सब एक ही स्थिति में थे। दोनों ही एसेंशियल मेडिकल फैसिलिटी के लिए जूझ रहे थे और इसके कारण मारे जा रहे थे। कंट्री के हाईली डेंस एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए। डेली हज़ारों डेथ्स हो रही थीं। हॉस्पिटल्स में जगह ना होने की वजह से लोगों को घरों में क्वारंटीन किया जा रहा था, जहां कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट उन पर ध्यान रखने के लिए नहीं था और इनमें से कई लोग अपने घरों में ही प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से मर रहे थे। जीरो है सरकार भैया, जीरो है। आज सब आ गए हैं कैमरे लेके। एक आप मानोगे एक डॉक्टर के लिए तरस गया बंदा मेरा, नहीं उठाया किसी डॉक्टर ने फोन। इनको पैसे चाहिए, ऑनलाइन पैसे दे दो। सरकार ने कहा था कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, घर पे आराम करिए। प्रशासन ने ये कहा था, लेकिन क्या जो क्वारंटाइन घर में हुए, प्रशासन ने पूछा कि इनको कोई दवाई चाहिए, कोई ऑक्सीजन चाहिए? कोई उनको पूछने वाला नहीं था, किसी भी व्यक्ति को। 300 से ज़्यादा जो मैंने डेड बॉडीज हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल ने कैम्प किए, घर से लेके कंडीशन तक, सबका एक ही सिनेरियो था कि वो लोग घरों में बंद रहे, कोई इलाज नहीं मिला, कोई सेवा नहीं मिली और वो मर गए। इस समय कोरोना और हेल्थ केयर सिस्टम के इनकम्पिटेंट होने की वजह से मरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि शमशान घरों में भी डेड बॉडीज़ के अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा था। इन शमशान घरों को पॉसिबल कैपेसिटी तक बढ़ा दिया गया था और यहाँ डेड बॉडीज़ को 24 घंटे जलाया जा रहा था। कई फैमिलीज़ ने अपने फैमिली मेम्बर्स को कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए खो दिया था। कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि यूपी के रूरल एरियाज़ में इन्फेक्टेड होने के डर से लोग शवों का प्रॉपर अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे थे, बल्कि शवों को सीधे गंगा नदी में बहा रहे थे। Dozens of decomposed bodies were seen floating in Ganga River in Bihar's Buxar district. The bloated bodies later piled up on the banks of Ganga in Chausa village. और ऐसे में दुनिया को इंडिया में ऐसा भयावह दृश्य देखना पड़ा जो शायद ही किसी ने 21st सेंचुरी में इमेजिन किया होगा। कोविड की सेकेंड वेव ने सिस्टम की इनकैपेबिलिटीज़ को एक्सपोज करके रख दिया है। इंडिया 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के साथ एक डेवलपिंग नेशन है जिसमें बहुत सी चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं, और इवन अमेरिका जो एक वेल डेवलप्ड नेशन है, कोविड की फर्स्ट वेव में एक कंसर्निंग लेवल तक सफ़र करता है। तब भारत को इस महामारी से बस एक ही चीज़ बचा सकती थी और वो थी सही डिसीजन मेकिंग। अगर फर्स्ट वेव इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन डिजर्व करता था और गवर्नमेंट सच में इसकी सीरियसनेस को साइंटिफिकली समझती थी, तब एक रिस्पॉन्सिबल मूव कोरोना म्यूटेशंस और इनके अपकमिंग इम्पैक्ट्स को सीरियसली लेना होता, जो कि इतनी लार्ज कंट्री के फ्यूचर स्टेप्स को गाइड करने में हेल्प करता। बट एक्सपर्ट्स की वार्निंग को कंटिन्यूसली इग्नोर किया गया।
Scientists in India are accusing the government of ignoring warnings of new, more dangerous variants of the coronavirus. A forum of advisors says that ministers failed to impose large-scale restrictions despite the alert in March. Mass political and religious rallies have since been cited as super-spreader events. A second wave of COVID-19 has left India battling record numbers of deaths and infections. कंट्री में मैसिव गैदरिंग्स को होने दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस को बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा गया, इग्नोरेंटली कोरोना पर अपनी विक्ट्री को अनाउंस कर दिया गया, जब ग्राउंड लेवल डेटा और वायरस डायनामिक्स कुछ और ही कह रहे थे। साथ ही इलेक्शन में केयरलेसली रैलीज की गईं, जिसके हज़ारों लोग जब रोज जलाए जा रहे थे और केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे थे, तब लॉकडाउन को अवॉइड किया गया और अल्टीमेटली जब देश अफरा तफरी में था, तब सिचुएशंस को इग्नोर किया गया। डैमेज हो जाने के बाद गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई। But the big story that's breaking this evening, the Narendra Modi government has submitted a written response in the Rajya Sabha claiming no deaths due to the lack of oxygen was specifically reported by states and UTs during the second COVID-19 wave. लेकिन असल में सेकेंड वेव में लोगों का इतने हाई नंबर्स में मरने का कारण ऑक्सीजन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना था। कोविड केसेस और डेथ्स को बहुत ज़्यादा अंडर काउंट किया गया। जहां केसेस को 20-30 टाइम्स अंडर काउंट किया गया, वहीं डेथ्स को अराउंड 10 टाइम्स अंडर काउंट किया गया। What we saw was reporters going out on the field, going out to crematoriums and saying that the government has told us 40 people died in the city today. I am showing you, my camera is showing you that 500 pyres are burning right now. What we had was crematorium workers telling us, I will go to hell if I lie to you and tell you that this is not as bad as it sounds. यहाँ केसेस में अंडर काउंटिंग का कारण इस टाइम टेस्टिंग का कम होना था और डेथ्स में अंडर काउंटिंग का कारण केवल हॉस्पिटल्स में हुई डेथ्स को कोरोना डेथ्स माना जाना था। एक्चुअल डेथ्स और रिकॉर्डेड कोरोना डेथ्स में डिफरेंस डायरेक्ट क्रेमेटोरियम से पता लगाया जा सकता था। ये समय भारत के लिए बहुत ही दर्दनाक था। लोगों ने अपने चाहने वालों को देखते ही देखते खो दिया। किसी ने अपने बच्चों को खोया तो किसी ने अपने माँ या बाप को और किसी ने परिवार के कई सदस्यों को। रिकॉर्ड में तो बस ये नंबर्स थे, लेकिन असल में भारत की बहुत सी फैमिलीज ने अपने चाहने वालों को खोया जिन्हें बचाया जा सकता था।